हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है लोकल स्टोरेज। देखिए, हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है वेब स्टोरेज। वेब स्टोरेज का यहाँ पर मतलब होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के किसी भी यूजर का डाटा उसी के ब्राउजर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, इसी को हम कहते हैं वेब स्टोरेज। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर एस्टिमेटेड 5 MB तक का डाटा हम यूजर के ब्राउजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब जो वेब स्टोरेज होती है ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है लोकल स्टोरेज और एक होती है यहाँ पर सेशन स्टोरेज। इन दोनों स्टोरेज का काम सिर्फ एक ही होता है, यूजर के डाटा को ब्राउजर के अंदर स्टोर करना। मगर दोनों में यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर लाइफ टाइम। देखिए, अगर हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज की बात करें तो इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो होता है परमानेंट। जबकि बात करें सेशन स्टोरेज की, इसमें डाटा तब तक सर्वाइव करता है जब तक हमने ब्राउजर की विंडो को या फिर अपनी टैब को यहाँ पर क्लोज नहीं किया। जैसे हम इसको क्लोज करते हैं विंडो को या टैब को, तो यहाँ पर ये सेशन स्टोरेज भी डिलीट हो जाती है। मगर लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जहां पर हम बात करें ब्राउजर के रीस्टार्ट की, तो डाटा कितनी देर तक सर्वाइव करता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर ब्राउजर की विंडो को बंद भी कर देंगे और उसको रीस्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ पर अपने सिस्टम को भी बंद करके रीस्टार्ट करेंगे, तब भी लोकल स्टोरेज यहाँ पर रहती है। मगर जब बात करते हैं हम सेशन स्टोरेज की, तो इमीडिएटली जैसे ही आप अपना ब्राउजर क्लोज करते हैं तो ये इमीडिएटली डिलीट हो जाती है और रीस्टार्ट करने पे आप इसको असेस नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं कि जो भी हमने डाटा एक विंडो के अंदर स्टोर किया, मतलब कि एक टैब के अंदर, उसको हम मल्टीपल टैब्स के अंदर असेस कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अगर आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट के किसी एक पेज पे अगर इसे स्टोर करते हैं तो बाकी के जितने भी पेजेस हैं, अदर पेजेस, उनके अंदर भी इसे असेस कर सकते हैं। इवन दूसरे टैब के अंदर जाकर भी आप इसे असेस कर सकते हैं। मगर ये काम आप सेशन स्टोरेज के अंदर नहीं कर सकते। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बेस्ट यूज केसेस की। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसा डाटा है जो आपने एक बार सेव करवा कर मल्टीपल पेजेस के अंदर आप उसको असेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे लोकल स्टोरेज को। और अगर आप यहाँ पर कोई टेम्परेरी डाटा स्टोर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे पेज पे उसे असेस नहीं करना चाहते, या करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि जैसे यूजर ब्राउजर विंडो बंद करे तो इमीडिएटली वो डाटा डिलीट हो जाए, तब आप यहाँ पे यूज करेंगे सेशन स्टोरेज को। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है लोकल स्टोरेज। सेशन स्टोरेज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये देखते हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे को कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट है, ये 5 मेथड्स की, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाकर लोकल स्टोरेज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं लोकल स्टोरेज। इसी की हेल्प से आप यहाँ पर यूजर के ब्राउजर के अंदर जाकर लोकल स्टोरेज को सेट कर सकते हैं, उसके डाटा को गेट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेथड है सेट आइटम। इसी की हेल्प से आप यूजर के सिस्टम में डाटा स्टोर करते हैं। इसमें आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले एक की बेसिकली एक नेम होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप की को समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कोई वेरिएबल होता है, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम लेते हैं और उसकी एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। जब भी आपने इस वैल्यू को देखना है तो आपको गेट आइटम नाम का मेथड यूज करना होता है। आप की का नाम बताएंगे और ये आपको उसकी वैल्यू बता देगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक की को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रिमूव आइटम करके हमारे पास मेथड आता है जिसके अंदर आप की पास करेंगे और ये उसको डिलीट कर देगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप एक ही ब्राउजर में एक ही वेबसाइट से मल्टीपल कीज भी स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज भी। अगर आप यहाँ पर क्लियर मेथड यूज करते हैं तो ये सारी की सारी कीज को एक साथ रिमूव कर देता है। यहाँ पे लास्ट मेथड रहेगा लेंथ, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर कीज की लेंथ दे सकते हैं कि आपने ब्राउजर के अंदर स्पेसिफिक वेबसाइट से कितनी कीज को स्टोर किया है। तो इन सारे मेथड्स को अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि लोकल स्टोरेज का हम वेबसाइट में यूज कहाँ करते हैं, इसका मेन यूज केस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला और मेन यूज केस है यहाँ पर डार्क लाइट थीम, या फिर आप यहाँ पर थीम स्विचर बनाना चाहते हैं। देखिए, आपने आजकल वेबसाइट में एक फीचर देखा होगा, डार्क थीम, लाइट थीम। अगर आपने एक बार डार्क थीम को सिलेक्ट कर लिया और आप किसी भी दूसरे पेज के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको जाके दोबारा से डार्क थीम को सिलेक्ट नहीं करना होता। वो होता कैसे है, उसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर देते हैं यूजर की प्रेफरेंसेस को, और उसी के बाद दूसरे पेजेस के अंदर जाकर वही प्रेफरेंस हम वहां से लोकल स्टोरेज से पिक कर लेते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल है रिमेंबर लॉगिन यूआई। आपने देखा होगा कि जब भी हम वेबसाइट में कहीं बार लॉगिन करते हैं तो वहां पर एक फीचर होता है चेक बॉक्स के साथ, रिमेंबर लॉगिन यूआई। इसका मतलब है, अगर आप यहाँ पर ब्राउजर की विंडो बंद भी कर दे यूजर लॉगिन करने के बाद, तो दोबारा जब भी ब्राउजर की विंडो को ओपन करेगा तो वो ऑलरेडी लॉगिन होगा क्योंकि उसने वहां पर रिमेंबर किया हुआ है। थर्ड यूज केस है यहाँ पर शॉपिंग कार्ट का।
आपने देखा होगा जब भी हम ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे अमेजोन हो गया या और भी कोई ऐसी दूसरी वेबसाइट, तो वहां पर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम और सर्चेस करते हैं, उसके बाद फिर से ऐड टू कार्ट करते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट हमारे स्टोर हो रहे होते हैं वो लोकल स्टोरेज के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। वो परमानेंट डाटाबेस के अंदर पहले हम स्टोर नहीं करते जब तक यूजर उसे परमानेंट बाय नहीं कर लेता। तो इसी वजह से जब भी हम किसी दूसरे पेज में जाते हैं तो वहां पर हमारे को हमारे कार्ट बटन के अंदर वो सारे प्रोडक्ट एड्स दिखते हैं जो हमने ऑलरेडी दूसरे पेज में जाकर ऐड किए थे। इसका एक यूज केस है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। देखिए कहीं वेबसाइट्स में यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करने की ऑप्शन होती है। मान लीजिए वेबसाइट है वो चाइनीज में बनी हुई है, अगर आपने उसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप किसी भी पेज में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश में ही डाटा दिखेगा, क्योंकि हमने जो प्रेफरेंस है वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा दी है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर ड्राफ्ट सेविंग का। देखिए कहीं बार आपने मल्टी स्टेप फॉर्म्स देखे होंगे, तो वहां पर एक स्टेप का जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया, आप नेक्स्ट स्टेप पे जब भी क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है फॉर्म का। तो पुराने वाले पेज का यहाँ पर जो डाटा था सारा, वो सारा हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर देते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए अगर आपके फॉर्म के 7-8 स्टेप्स हैं तो सारा डाटा हम लोकल स्टोरेज के अंदर तब तक सेव रखेंगे जब तक यहाँ पर फाइनल स्टेप नहीं आता। एक एग्जांपल है यहाँ पर गेम प्रोग्रेस का। आपने देखा होगा कि गेम्स में मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अगर आपने कोई गेम जावास्क्रिप्ट में बनाई है, यहाँ पर ये HTML5 के अंदर बनाई है, तो वहां पर जब भी पहले लेवल का जो भी यूजर ने स्कोर यहाँ पर हासिल किया, उसके बाद जब वो नए स्टेप में जाएगा, मतलब कि नए लेवल पे, तो वहां पर भी वो स्कोर आपको ऑलरेडी दिखता रहता है, क्योंकि हम वो स्कोर लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर देते हैं। तो ये कुछ यूज केसेस है जो हम वेबसाइट्स पे मोस्टली यूज करते हैं लोकल स्टोरेज को लेके। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है कि आपको कौन कौन सा डाटा यहाँ पर स्टोर नहीं करना है लोकल स्टोरेज के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको कभी भी यूजर का पासवर्ड स्टोर नहीं करना है। पासवर्ड एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको कभी भी स्टोर नहीं करना। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और भी बता दूं, लोकल स्टोरेज के अंदर हम जो भी सेव करते हैं या जो भी आपने अपनी वेबसाइट में स्टोर करवाया, उसको कोई भी यूजर आकर, जिसको उस ब्राउजर का एक्सेस है, वो देख सकता है कि आपने उस लोकल स्टोरेज के अंदर क्या क्या स्टोर करा रखा है। इसलिए आपको कभी भी ऐसी पासवर्ड जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर नहीं करनी है। इसके साथ आपको कभी भी बैंक की डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव टोकन है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो आपको कभी भी इसमें स्टोर नहीं करानी है, क्योंकि कोई भी यूजर इसे जाकर देख सकता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम रियल लाइफ में लोकल स्टोरेज को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पर जाकर एक HTML की फाइल बनाई है localstorage.html। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स लिया जिसकी टाइप है टेक्स्ट और इसमें ID दी है यूजर नेम, और यहीं पर एक बटन है जिसपे ID लगाया है सेव बटन। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यूजर इसके अंदर अपना कोई भी नेम डालता है और इस पे सेव पर क्लिक करेगा, तो ये डाटा मेरे को कहाँ स्टोर करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर आकर सबसे पहले इनपुट बॉक्स को टारगेट करूंगा और उसी के साथ इस सेव बटन को भी। तो टारगेट करने के लिए ID है यूजर नेम, तो मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसके अंदर लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर से मैं एक ID को टारगेट कर रहा हूं जिसका नाम है यूजर नेम। ये मैंने इसको टारगेट कर लिया। बिल्कुल इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करके एक वेरिएबल और बना लेता हूं सेव बटन के लिए। तो यहां पर मैं वेरिएबल ले रहा हूं बटन और यहां पर मैं टारगेट करूंगा इस सेव बटन वाले ID को। ये देखिए अभी दोनों को टारगेट करने के बाद मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर चेक करूंगा क्या इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो इसके अंदर मैं लोकल स्टोरेज का जो भी डाटा है वो मैं स्टोर करने वाला हूं। उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं इनपुट डॉट वैल्यू और यहां पर मुझे लिखना है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज जो है ये मैंने आपको बताया, ये इनबिल्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल मेथड्स आते हैं। तो देखिए अगर आपने डाटा अगर रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है गेट आइटम। तो हम पहले चेक करेंगे क्या लोकल स्टोरेज के अंदर कोई यूजर नेम का यहाँ पर डाटा स्टोर है कि नहीं, जिसकी की का नाम है यूजर नेम। ये देखिए अगर है तो वो ही हम दोबारा से इनपुट की वैल्यू में शो कर देंगे। अगर इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं लॉजिकल और गेट की और यहाँ पर मैं लगा दिया एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं है लोकल स्टोरेज के अंदर तब ये एम्प्टी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, मतलब कि इसके अंदर शो हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर अपने बटन को टारगेट करके यहाँ पर इस पे क्लिक इवेंट लगाता हूं। मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया ऐड इवेंट लिस्नर और इसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पर अपने इवेंट का नाम। तो हमारे इवेंट का नाम है क्लिक। मैं चाहता हूं जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तो यहाँ पर ये
एक अनोनिमस फंक्शन चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना लिया और इसी के अंदर मेरे को डाटा स्टोर करना है जो भी यूजर ने इस इनपुट बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज का मेथड यूज करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसी मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देनी होती है की, फिर उसके बाद कोमा लगा के उसकी वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। तो देखिए दोनों वैल्यूज आपको स्ट्रिंग में लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कोट्स ले लिया और यहाँ पर अपनी की का नाम ले लिया यूजर नेम। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, बस नेम में आपको स्पेस वगैरह नहीं देनी है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया यूजर नेम और इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करानी है, जो भी मैंने इस इनपुट बॉक्स के अंदर डाली हुई है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूं इनपुट डॉट वैल्यू। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये डाटा स्टोर हो जाए लोकल स्टोरेज के अंदर, तो हमारे को यहाँ पर एक मैसेज भी आ जाए। तो मैं अलर्ट बॉक्स के अंदर एक मैसेज शो कर रहा हूं, सेव। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। देखिए मैं यहां पर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। अब यहां पर देखिए हमारी फाइल ओपन है, लोकल स्टोरेज। अब मैं यहां पर कोई भी यूजर का एक नाम डाल देता हूं। जैसे मैंने अपना खुद का ही नाम डाल दिया, संचित। मैंने इस पे सेव पर क्लिक किया और देखिए यहां पर मैसेज आ गया, सेव। मैंने ओके पे क्लिक किया। अब देखिए अगर मैं यहां पर फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये यहां पर हट नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहां पर पेज की स्टार्टिंग में ही बोला है, अगर लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर नेम के अंदर कोई भी वैल्यू है तो यहां पर इनपुट बॉक्स के अंदर वही दिखानी है। मैं यहां पर आकर देखिए वैल्यू चेंज करता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया हेलो और सेव पर क्लिक किया। अब देखिए इसने क्या किया, यूजर नेम के अंदर जो पहली वाली वैल्यू थी उसको हटा के ये नई वैल्यू यहां पर स्टोर कर दी है। अब देखिए अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये यहां पर हट नहीं रही है, क्योंकि ये स्टोर हो चुकी है हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर। अब मैं आपको इसे किसी दूसरे पेज के अंदर दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहां पर एक नया पेज क्रिएट करता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं जैसे टेस्ट लोकल स्टोरेज डॉट HTML। ये देखिए टेस्ट लोकल स्टोरेज। मैं इसके अंदर जाके बेसिक HTML लिखता हूं और यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले एक S2 टैग ले लेता हूं। ये एम्प्टी है। मैं चाहता हूं जो भी लोकल स्टोरेज यूजर नेम के अंदर वैल्यू है वही मेरे को S2 के अंदर दिखानी है पेज के लोड पर। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखता हूं और स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूं सबसे पहले यूजर नाम से और कहता हूं लोकल स्टोरेज के अंदर मेरे को गेट आइटम करनी है। और गेट आइटम में मुझे बताना होता है कि यहाँ पर कौन सी की का डाटा आप यहाँ पर असेस करना चाहते हैं। मल्टीपल कीज हम स्टोर कर सकते हैं, तो हमारी की का नाम है यूजर नेम। देखिए मैं आपको दूसरी फाइल में दिखाता हूँ। जिस नाम से आपने यहाँ पर की स्टोर की है वही नाम का डाटा आप यहाँ पर असेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कहा मुझे यूजर नेम का डाटा जो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव है वो मुझे इस यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। और अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तब यहाँ पर मैं एम्प्टी स्पेस यहाँ पर ऐड करवा दूंगा। तो ये काम हो चुका है। अब यही डाटा जो यूजर के अंदर आया है वो मेरे को S2 टैग के अंदर सेट करना है। तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ S2 को। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से मैंने यहाँ पर टारगेट कर लिया S2 को। तो जो भी पेज में सबसे पहला S2 है उसी को टारगेट करेगा ये सिर्फ। और यहाँ पर इसका इनर टेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूँ और उसके अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है, जो यूजर नाम के एक वेरिएबल के अंदर आई है। ये देखिए, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने अपनी फाइल ओपन की है टेस्ट लोकल स्टोरेज और यहाँ देखिए हेलो लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसी को स्टोर किया है। देखिए दोबारा से मैं अपना नेम यहाँ पर स्टोर करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ गया, मैंने सेव पर क्लिक किया और ये मेरा डाटा स्टोर हो गया लोकल स्टोरेज के अंदर। मैं इस फाइल में आया और मैंने इसे रिफ्रेश किया। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं जो भी डाटा अगर मैंने अपनी वेबसाइट के एक पेज पे यहाँ पर सेव किया उसको मैं दूसरे टैब के अंदर जाकर या किसी भी पेज के अंदर जाकर असेस भी कर सकता हूँ। यही लोकल स्टोरेज की खासियत होती है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करते हैं, चाहे एक पेज में करें या दूसरे पेज में, हम इसे कैसे दूसरे पेज में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाना और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा स्टोरेज और इसके अंदर सबसे ऊपर आ रही है लोकल स्टोरेज। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा IP आ रहा है। देखिए मैं इस फाइल को IP के थ्रू खोल रहा हूँ। ये देखिए लाइव प्रीव्यू के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा जो VS कोड होता है इसके अंदर यहाँ पर मल्टीपल एक्सटेंशंस आती हैं, जिसको आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अपने एक्सटेंशंस पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीपल एक्सटेंशंस यहाँ पर इंस्टॉल करके रखी हुई है। यहीं पर एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर।
इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो आपको बार बार जाकर ब्राउजर में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर दिखाया भी हुआ, जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो मैंने इसी के थ्रू अगर फाइल को यहाँ पर ओपन किया ब्राउजर के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक आपके पास आईपी आ जाएगा। इसका मतलब है आप इस वेबसाइट में हैं। तो यही यूनिकनेस है दोनों पेजों में। तभी मैं इस वाले जो भी मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर नेम स्टोर कराया, इसको मैं दूसरे पेज के अंदर असेस भी कर पा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ये आईपी आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने 2 की स्टोर कर रखी हैं। ये देखिए मैंने पहले टेस्टिंग के लिए की थी यूजर नाम से, इस वीडियो को बनाने से पहले, वो भी आ रही है यहाँ पर, ये देखिए। और एक आ रही है यहाँ पर यूजर नेम नाम से, जो मैंने अभी अभी स्टोर की है संचित नाम से। देखिए अगर आप यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन करते रहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम भी आ सकते हैं, जिनकी लोकल स्टोरेज आपके ब्राउजर के अंदर सेव है। और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि मैं जो भी इसके अंदर स्टोर कराया है, देखिए जैसे यहाँ पर यूजर नेम में अपना नेम स्टोर कराया है, तो आपको इसके अंदर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है, जैसे पासवर्ड वगैरह, क्योंकि कोई भी इसे ओपन करके देख सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया। अब इसके बाद मैं आपको क्या दिखाता हूँ, यहाँ पर आप सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं गया लोकल स्टोरेज, मैंने एक फाइल बनाई है थीम स्विचर। मैं यहाँ पर एक थीम स्विचर बनाऊंगा डार्क मोड और लाइट मोड के लिए। मैं चाहता हूँ कि यूजर अगर अपनी वेबसाइट का यहाँ पर थीम्स को स्विच कर लेता है, अगर डार्क मोड कर लेता है या लाइट मोड कर लेता है, तो वो अपने किसी भी वेबसाइट के पेज को अगर ओपन करता है तो वहां पर भी आपको वही मोड दिखेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आकर एक बटन बनाता हूं। तो यहाँ पर मैं एक बटन ले रहा हूं और इस पे लिख देता हूं स्विच थीम। ये देखिए इस बटन के क्लिक पर ही हम अपनी थीम को स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका एक आईडी ले लेता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं थीम बटन। ये देखिए मैंने कैमल के इसमें बी लिखा, थीम BTN। अब यहाँ पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करता हूं। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ले लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या मेरी थीम नाम की कोई की के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है कि नहीं लोकल स्टोरेज के अंदर। उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं और यहां पर इसका नाम ले लिया करंट थीम, जिसके अंदर मैं लोकल स्टोरेज के अंदर जाकर चेक करूंगा गेट आइटम से क्या इसके अंदर थीम नाम की कोई की स्टोर है कि नहीं और उसके अंदर क्या वैल्यू है। जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो मेरे को यहां पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे यहां पर चेक ही करना है क्या उसके अंदर वैल्यू क्या है। तो यहां पर हमारा वेरिएबल का नाम है करंट थीम। तो इसके अंदर यहां पर मैंने $= लगाए हैं और इसके अंदर चेक कर रहा हूं क्या इसके अंदर डार्क नाम की कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर इसके अंदर डार्क नाम की वैल्यू है तब मुझे क्या करना है, यहां पर जो मेरा बॉडी टैग है डार्क नाम की एक क्लास को ऐड कर देना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट में जाओ डॉट बॉडी, बॉडी को मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर टारगेट कर लिया और इसके बाद मैं यहां पर यूज करूंगा क्लास लिस्ट नाम का मेथड। ये हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोर्स में कर चुके हैं और इसमें एक सब मेथड आता है ऐड, जिसकी हेल्प से हम कोई भी क्लास को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि CSS की क्लास को। तो हमारी क्लास का नाम ही रहने वाला है डार्क। इस डार्क थीम को यहाँ पर ऐड कर देना। तो ये काम भी हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस बटन के क्लिक पर थीम को स्विच करना चाहता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर से इस पे क्लिक नाम का इवेंट ऐड करता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट में क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से यहाँ पर एक आईडी को टारगेट कर रहा हूं जिसका नाम है थीम बटन और इस पर मैं ऐड इवेंट लिस्नर को ऐड कर रहा हूं, जिसकी हेल्प से मैं कोई भी इवेंट ऐड कर सकता हूं। तो मेरे इवेंट का नाम है यहाँ पर क्लिक और इसके क्लिक पर मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। ये देखिए जब भी यूजर इस बटन पर कभी भी क्लिक करेगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऐड इवेंट लिस्नर की वीडियो में। अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि अगर डार्क थीम लगी हुई है तो उसको हटा दो, अगर नहीं लगी हुई तो इसको लगा दो। तो इसके लिए मेरे को उस पर टॉगल लगाना पड़ेगा। तो मैं यही पूरा लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर यूज करता हूं ऐड की जगह पे टॉगल। टॉगल का मतलब है एक बार इस क्लास को लगा दो, अगर लगी हुई है डार्क नाम की क्लास तो इसको हटा दो। अब इसके बाद मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, मतलब कि जो हमारी की है इसके अंदर बेसिकली वैल्यू क्या है। अगर डार्क है तो मेरे को यहाँ पर लाइट थीम लगानी है, अगर थीम लाइट है तो यहाँ पर डार्क लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले चेक करूंगा कि इसको यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करता हूँ और क्लास लिस्ट के अंदर एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है कंटेन्स, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि बॉडी पे स्पेसिफिक कोई क्लास लगी हुई है कि नहीं। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ
डार्क। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या डॉक्यूमेंट में जो बॉडी नाम का टैग है उस पे यहाँ पर CSS की कोई क्लास लगी हुई है कि नहीं डार्क। अगर लगी हुई है तब मैं यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाऊंगा, और अगर नहीं लगी हुई तो यहाँ पर इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर अब मुझे करना क्या है, अगर यहाँ पर लिखा है डार्क तब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर जाकर सेट आइटम, मैं यहाँ पर एक लोकल स्टोरेज सेव करने वाला हूँ। इसके लिए की का नाम क्या है, थीम, और थीम के अंदर मैं स्टोर करने जा रहा हूँ डार्क नाम की वैल्यू को। ये देखिए, तो ये हो गया। अब इसी को कॉपी करके अगर यूजर ने यहाँ पर डार्क को सिलेक्ट नहीं किया तब यहाँ पर मेरे को थीम में स्टोर कराना लाइट। ये देखिए, तो ये मेरा काम हो चुका। देखिए, जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर करना क्या है, अगर डार्क थीम है तो लाइट कर देगा, लाइट है तो डार्क कर देगा। तो ये यहाँ पर टॉगल करेगा क्लास पे, जो मैंने बॉडी टैग लगाया उस पे यहाँ पर टॉगल करेगा डार्क क्लास को। अब यहाँ पर हम साथ के साथ चेक भी कर रहे हैं कि अब कौन सी क्लास लगी है। अगर डार्क लगी है तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर भी डार्क ही सेव करना है थीम नाम के की के अंदर। अगर इसके अंदर डार्क नहीं है तो इसका मतलब मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करना है लाइट नाम की वैल्यू को थीम नाम के की अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब देखिए, ये डार्क नाम की थीम तो मैंने यहाँ पर ऐड करवा ली है। अब मैं यहाँ पर CSS में जाकर ये डार्क नाम की एक थीम बना भी लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को बेसिकली क्लास ही बनानी है डार्क। तो मैं कहता हूँ अगर ये डार्क नाम की थीम लगी है तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मैं एक बैकग्राउंड में ग्रे कलर डाल देता हूँ, डार्क ग्रे कलर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 252525 और इसी के साथ यहाँ पर टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ व्हाइट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर जाकर ये विंडो को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं ब्राउजर में आया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है लोकल स्टोरेज थीम स्विचर .html। अब देखिए, यहाँ पर बटन भी आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बैकग्राउंड हो गया डार्क, और जैसे ही मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये हो गया व्हाइट। मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी ले लेता हूँ। तो बटन से पहले मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर लिख रहा हूँ थीम स्विचर। यहाँ पर आया, ये देखिए। अब देखिए, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली व्हाइट हो रहा है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं दोबारा से तो ये व्हाइट हो गया और यहां पर टेक्स्ट ब्लैक हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहां पर एक लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है। अब मैं इसे किसी दूसरे पेज के अंदर, मैंने एक पेज पहले बनाया था ये वाला जिसके अंदर मैंने अपना नेम भी स्टोर किया, और यहां पर यही थीम स्विचर की CSS मैं यहां पर भी इंप्लीमेंट कर देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं अपनी फाइल में जिसका नाम है टेस्ट लोकल स्टोरेज, और यहां पर देखिए हेडिंग में यहाँ पर मेरा नेम तो आ ही रहा है। अब बस मुझे यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने ये वेरिएबल बनाया था इसी तरह थीम का भी यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो मैंने यही कॉपी करके यहाँ पर कोड डाल दिया। करंट थीम के अंदर ये लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करेगा थीम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू आ रही है, डार्क आ रही है, लाइट आ रही है, वो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ करंट थीम की अगर वैल्यू है डार्क, तब बस मुझे क्या करना है, यहां पर डॉक्यूमेंट में जो बॉडी टैग है उस पर जाकर क्लास ऐड कर देनी डार्क, जो मैंने पहले भी किया था। ये देखिए, मैं उसी को यहां से ले लेता हूं। ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए, थीम स्विच जो है जो वो तो दूसरी फाइल से ही होगा क्योंकि हमने यहीं पर एक बटन बनाया थीम स्विचर का, मगर ये पूरी वेबसाइट के किसी भी पेज पर हम इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा पेज है वेबसाइट का। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर है डार्क थीम और यहाँ पर होनी चाहिए लाइट थीम। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर वेब डेवलपर टूल बार में आया और यहाँ पर एप्लीकेशन टैब में आता हूँ, और देखिए यहाँ पर थीम के अंदर डार्क वैल्यू स्टोर हो रही है। आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा पास में दिखाता हूँ। ये देखिए, थीम के अंदर डार्क वैल्यू है, तो ये यहाँ पर लग नहीं पा रही है। मैं कंसोल में चेक करता हूँ कोई एरर है। यहाँ पर ये दूसरी फाइल्स के एरर आ रहे हैं, मतलब कि जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, मगर मेरे कोड का कोई एरर नहीं शो कर रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ कोड में। यहाँ बेसिकली डार्क थीम तो लग चुकी होगी, मगर मैंने यहाँ पर शायद से इसकी CSS नहीं करी है। तो CSS मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यही स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर हेड टैग के अंदर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया। और ये देखिए, मैं जैसे यहाँ पर आया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डार्क थीम लग चुकी है। अब मैं थीम को स्विच करता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर थीम को स्विच कर चुका हूँ। मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर भी व्हाइट हो गया। तो एक थीम मैंने जैसे यहाँ पर रख ली। अब मैं किसी भी वेबसाइट के पेज में जाऊंगा
और जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा या ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को वही थीम मिलेगी जो मैंने प्रीवियस पेज में यहाँ पर सिलेक्ट करी थी। तो इस तरह हम यहाँ पर थीम स्विचर बना सकते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस का बॉक्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर यूजर ने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, जैसे उसने सेलेक्ट करी है चाइनीज, तो दूसरे पेज में जाकर ऑटोमेटिकली सारा टेक्स्ट चाइनीज में ही नजर आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर जब भी लोकल स्टोरेज से किसी की वैल्यू को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेथड आता है गेट आइटम, और सेट करने के लिए यहाँ पर मेथड आता है यहाँ पर सेट आइटम, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज भी किया सेट आइटम। तो ये काम हम यहाँ पर विदाउट ये दोनों मेथड्स के भी कर सकते हैं, गेट आइटम और सेट आइटम के। ये कैसे करेंगे? हम सीधा की का नाम भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर ये नहीं लिखना गेट आइटम, ये देखिए मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट जो भी मेरा की का नाम है मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो इससे क्या कोड छोटा हो जाता है। बिल्कुल सेम काम मैं यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ आपको। और कहीं थीम आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है सेट आइटम। तो सेट आइटम की वैल्यू हम इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सेट आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा कि लोकल स्टोरेज डॉट थीम और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है डार्क। यहाँ से राउंड ब्रेसेस हटा लेता हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम लोकल स्टोरेज की वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट जो भी हमारी की का नाम है उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो वो वैल्यू स्टोर होकर इसमें आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब स्टोर करना है थीम का नाम आप लोकल स्टोरेज के बाद देंगे, मतलब कि की का नाम, और इसके बाद इसके अंदर इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया टैब में। अब देखिए मैं यहाँ पर आकर थीम को स्विच करता हूँ, ये देखिए प्रॉपर चल रहा है। मैं फाइल को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, थीम को दोबारा स्विच करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम इस तरह से भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, और रीड करने के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर और भी कई कमांड्स हैं जो हम पहले देख चुके हैं अपनी स्लाइड्स में। तो यहाँ पर एक मेथड होता है लेंथ करके, उसको मैं यहाँ पर आपको टेस्ट में यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा कोड चलते रहने देते हैं। इसी के नीचे आकर मैं यहाँ पर सीधा ही आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कमांड लिखी console.log, और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि लोकल स्टोरेज के अंदर कितनी की स्टोर है इस वेबसाइट से रिलेटेड। उसके लिए यहाँ पर आता है लेंथ नाम का मेथड, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ। फाइल को मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ रहा 3, इसका मतलब 3 वैल्यू स्टोर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 वैल्यू स्टोर हैं। सबसे पहली है थीम, फिर है यूजर, एक है यूजर नेम। 3 वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर किसी भी मेथड का नाम नहीं देते और सीधा ही लिख देते हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी चीज स्टोर है मुझे दिखाओ, तो यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आया, कंसोल में जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ पर एक की है लाइट जिसके अंदर वैल्यू आ रही है, फिर एक यूजर है जिसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर किया हुआ है, फिर है यूजर नेम जिसके अंदर मेरा नेम स्टोर है, और यहाँ पर एक लेंथ भी दिखा रहा है और उसके अंदर वैल्यू भी दिखा रहा है कि ये 3 की स्टोर है इसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर रिमूव करने के लिए भी मेथड आता है, मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहीं एक बटन बना लेता हूँ, ये टेस्ट स्टोरेज के अंदर ही, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ जैसे रिमूव लोकल स्टोरेज, ये देखिए। और यहाँ पर इसको एक आईडी वगैरह भी लगा सकते हैं, सीधा ही यहाँ पर ऑन क्लिक लिख देता हूँ, जिसके क्लिक पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम रहेगा रिमूव फंक्शन। ये देखिए एफ मैंने यहाँ पर कैपिटल लिया है। अब इस नाम का मैं एक फंक्शन भी यहाँ पर नीचे कहीं जाकर बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया रिमूव फंक्शन। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज से एक की को रिमूव करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ये देखिए अब यहाँ पर मुझे की का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 कीज आ रही हैं, एक है थीम, एक है यूजर, एक है यूजर नेम। मैं यूजर नाम की जो की है जो मेरे पास पहले से आ रही है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसका नाम यहाँ पर डाल देता हूँ यूजर। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ये देखिए यहाँ पर बटन भी आ चुका है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर आपको मैं एप्लीकेशन के अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी यूजर नाम की आपको दिख रही है, ये देखिए। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली यूजर नाम की भी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से यूजर नाम की डिलीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कंसोल में आता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ
तो देखिए यहाँ पर अब 2 ही थीम्स आ रही हैं, आप लेंथ पे भी देख रहे हैं, थीम्स मतलब 2 ही कीज आ रही हैं, थीम और यूजर नेम। अगर आप यहाँ पर सारी कीज को एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है क्लियर। इसके लिए मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। देखिए मैं यहाँ पर आया अपने ब्राउजर में, एप्लीकेशन पे जाता हूँ। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 यहाँ पर कीज आ रही हैं, थीम और यूजर नेम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दोनों एक साथ रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए दोनों एक साथ रिमूव हो चुकी हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर मेरा नेम भी अब शो नहीं करेगा। ये देखिए मैं दोबारा से स्टोर करता हूं इसके अंदर, मैं रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पर दोबारा से अपना नेम डाल देता हूं संचित और इसको सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गया डाटा। इसके साथ मैं यहाँ पर आया और इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए इसी के साथ मैं अपनी तीसरी फाइल में आता हूँ और यहाँ पर भी थीम को स्विच कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अब मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन पे जाता हूं तो देखिए दोबारा से ये दोनों कीज आ चुकी हैं, थीम और यूजर नेम। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप ये वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लूप्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर इन दोनों लाइंस को भी कमेंट कर रहा हूं। अब यहां पर जो हमारे पास सबसे पहला ट्रेडिशनल लूप आता है फॉर का, उससे करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया आई नाम से और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी 0 और इस आई को मेरे को कितनी बार रन करना है, मेरे को इसे लेस देन जो भी लोकल स्टोरेज की लेंथ आ रही है उतनी बार इसे चलाना है। ये देखिए और यहां पर मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, तो लोकल स्टोरेज के अंदर आ रहा है 2, तो ये 0 से चलेगा 0 और फिर 1, 2 बार चलेगा। देखिए जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो एरे की फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए जो एरे का पहला इंडेक्स होता है आपको मालूम होगा वो 0 होता है। तो 0 से मैंने स्टार्टिंग की है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम ही ले रहा हूं जैसे की, और इसके अंदर कहता हूं कि लोकल स्टोरेज के अंदर एक की है। अब की के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, की नाम का एक मेरे पास मेथड आता है और इसके अंदर अपनी आई की वैल्यू डाल देता हूं। तो देखिए जो 0 नंबर पे यहां पर की होगी उसकी वैल्यू मतलब कि उसकी की को यहां पर हम इसमें स्टोर कर देंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, की मेरे को मिल चुकी है, अब इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर कंसोल में आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्पलेट टिटल्स के लिए टिडल कोड ले लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर सबसे पहले मैं की वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया की और इसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर इसके बाद इसकी लोकल स्टोरेज के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर गेट आइटम नाम का जो मेथड है उसके अंदर एक वैल्यू है जो हमारी की नाम के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। देखिए जो हमारे पास ये की नाम का मेथड है ये हमारे को की निकाल कर देता है। तो हमने बोला कि 0 इंडेक्स पे जो भी की है वो हमारे को इसमें दिखा दो। तो जो भी की होगी, जैसे होगी थीम नाम की वैल्यू, तो थीम को यहाँ पर ले आएगा, प्रिंट कर देगा और उसकी जो भी वैल्यू है हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे को की मिल रही है और की मैंने आगे यहाँ पर पास कर दी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, कंसोल में जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर दोनों कीज आ चुकी हैं। यहाँ पर की आ रही है यूजर नेम और उसकी वैल्यू, यहाँ पर थीम नाम की है और उसकी वैल्यू आ गई डार्क। तो दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पर शो कर पा रहा हूँ। इसी तरह लूप चलाने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप यहाँ पर फॉर ऑफ लूप यूज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। देखिए इस वाले तरीके में क्या होता है, यहाँ पर तो हमें लेंथ गेट करनी पड़ती है और उतनी बार लूप चलाना, मगर ये 6 वर्जन में हमारे पास नया लूप आया जिसका नाम है फॉर ऑफ लूप, जो एरेस के लिए बना है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कीज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैं यूज करूंगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर बोलता हूँ कीज। और कीज कौन सी, जो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव है। ये देखिए, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो लोकल स्टोरेज के अंदर जितनी भी कीज हैं उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके कीज में यहां पर स्टोर कर दिया। अब इसके बाद मैं यहां पर अपना लूप चला सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं की ऑफ, यहां पर मैंने लिखा की, ये किसके लिए चलेगा, कीज नाम के इस ऑब्जेक्ट के लिए। ये देखिए, अब इसकी वैल्यू को मैं यहां पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं गया और जैसे मैंने ऊपर किए कंसोल में, बिल्कुल सेम चीज मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ, कंसोल में सीधा ही इसको डाल देता हूँ। ये देखिए, तो जो भी की है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और जो भी इसके अंदर वैल्यू है इसकी की गेट आइटम में जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर ली। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये आप देख रहे होंगे, ये इसके कंपेरिजन में काफी ईजी है समझना। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और देखिए यहाँ पर भी वैल्यू हमारे को सारी शो हो रही है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए
तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक साथ हम सारी मल्टीपल कीज को, हो सकता है 10 कीज हो, 50 कीज हो, सबको एक साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर हम कैसे अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहीं पर जो मेरे टेस्ट लोकल स्टोरेज नाम की फाइल है, देखिए जो भी मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर एक की के अंदर मेरे को एक वैल्यू स्टोर करनी है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सेट आइटम का यूज नहीं कर रहा, सीधा ही की का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे न्यू यूजर। मैंने इस तरह की बना ली है और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने नेम लिया और यहाँ पर इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी जैसे कि जॉन। अब इसको देखिए जैसे मैं अगर कंसोल में प्रिंट करके देखूंगा तो यहाँ पर मैंने कहा कि लोकल स्टोरेज के अंदर एक की है जिसका नाम है न्यू यूजर, इसकी वैल्यू मुझे दिखाओ। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, वहां लिखा आएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस तरह से शो नहीं कर सकते लोकल स्टोरेज के अंदर। अगर आपको इसे देखना है तो यहाँ पर आपको इसके जो दो मेथड्स आते हैं, स्ट्रिंगीफाई और पार्स, उन दोनों का यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा इस तरह से नहीं लिखूंगा। यहाँ पर सबसे पहले जब भी मेरे को डाटा स्टोर करना है तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ पहले, और यहाँ पर जेसन का हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है जिसका नाम होता है स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट को डाल सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं एक की और ले लेता हूँ इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे एज, जो यूजर है जॉन नाम से, इसकी एक एज भी ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 18। तो इसके अंदर अब दो वैल्यू स्टोर है, तो मैंने इसको जेसन में स्ट्रिंगीफाई पास करके अपने इस की के अंदर स्टोर कर दिया न्यू यूजर के अंदर। अब जब भी मैं इस डाटा को रीड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे यूजर नाम से, और इसके अंदर मैं देखता हूँ पहले ऊपर यूजर नाम से कुछ है तो नहीं है। एक पहले मैंने ऊपर यूजर ले रखा है तो यहाँ पर मैं न्यू यूजर ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि लोकल स्टोरेज के अंदर एक न्यू यूजर नाम से मतलब की है, उसको मेरे को शो करना है। तो यहाँ पर शो करने से पहले मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब इसकी वैल्यू को मैं सीधा ही देख सकता हूँ। तो कैसे देखूंगा, मैं कंसोल में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ न्यू यूजर में। देखिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे देखते हैं, डॉट लगाकर। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एक इसके अंदर दो मैंने की स्टोर कराई थी, एक नेम और एज। तो यहाँ पर नेम नाम की वैल्यू को मैं यहाँ देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फाइल को सेव करके इसी के साथ एज भी देख लेते हैं, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 50 पे, ये राउंड बेसिस का, यहाँ पर कोई एरर होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली ना मैंने न्यू यूजर यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी लिख लिया, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ यूजर्स। तो इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हट जाएगी। तो यूजर्स के अंदर नेम आ रहा है और यूजर्स की एज यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये देखिए वो उसी की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेम शो हो गया यूजर का और यहाँ पर उसकी एज भी शो हो रही है। तो आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर जब भी हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को सेव करवाना है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो उसको आप इस तरह से स्टोर कीजिए। सबसे पहले आप उसको स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से इस की में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर आप सेट आइटम भी यूज कर सकते थे, मैंने सीधा ही जो दूसरा तरीका है की का नाम लेकर भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं वो दिखाया। इसी के साथ जब भी आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को देखना है तो आपने यहाँ पर यूज कर लिया जेसन डॉट पार्स। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूजर की कोई वैल्यू देखनी है तो इस तरह से मैं इसे देख सकता हूँ। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया है, मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिखाए हैं। ये सारा कोड आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।